पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट हमने करा था वो था सीजीएस सिस्टम। उसके बाद दूसरा है एफपीएस सर सिस्टम। आपने इससे पहले भी फिजिक्स की क्लास कराई है? हाँ, मैंने एक क्लास करवाई थी। उस एक क्लास में कोई सर बहुत ज्यादा नहीं ये था। मेरी फर्स्ट क्लास है। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। बहुत मतलब बहुत थोड़ा सा ही करवाया था। आप ये समझ लीजिए ठीक कि थोड़ा सा ही निकला है आपका। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का होगा लेक्चर। लेकिन उसके अलावा जो हमने डिस्कस करा था कि कौन कौन सी बुक्स हैं, ये जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ना किस तरीके से, बस वही देखा था। ज्यादा डिटेल में और कुछ नहीं करा था। है सर। ठीक है, तो अनुभव और अंश तुम दोनों को बता रहा हूँ कि कोई बहुत ज्यादा निकला नहीं है। और मैं आप लोगों को उसका जो पुराना जो वीडियो है उसकी मैं लिंक आपको भेज दूंगा, तो देख लेना एक बार। ठीक है। ओके सर। और अभी हाँ के जी लिए सर। आप जो भी फिजिक्स की नोटबुक लेकर बैठे होंगे उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक पेज छोड़ दीजिए बस। सिर्फ एक पेज छोड़ दो। ठीक है। दूसरे पेज से स्टार्ट कर लो। एक पेज में आपका हो जाएगा जितना मैंने लास्ट क्लास में करवाया। सेकंड जो है हमारा सीजीएस सिस्टम करा था फर्स्ट हमने। सेकंड सिस्टम होता है बेटा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम। सर मुझे पता नहीं क्यों ब्लर दिख रही है आपकी पूरी स्क्रीन। अभी सभी को ब्लर दिख रही होगी, आप ठीक दिख रहा होगा। हाँ आप सही ना है। वो थोड़ा सा अभी कुछ लिखा नहीं है ना बोर्ड पर, थोड़ा सा वो ऑटो फोकस करेंगे, वो अपने आप हो जाएगा। अभी ठीक 2 मिनट में हो जाएगा। एफपीएस सिस्टम में आप नोट करें, इट इज अ ब्रिटिश सिस्टम बेस्ड ऑन इट इज इट इज अ it is a British system based on based on FOOT foot, based on foot, comma pound and second, foot, comma pound and second, foot, pound and second as the fundamental units of as the fundamental as the fundamental units of length, mass and time respectively. Fundamental units of length, mass and time, length, mass and time respectively. ठीक है ना। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है एफ पी एस, तो एफ इज फॉर फुट। हम बात करते हैं कि भाई हमारी हाइट कितनी है, हम बोलते हैं 5 फुट 10 इंच, 6 फुट 4 इंच। तो ये जो हाइट होती है, इस हाइट को जब हम नापते हैं तो नॉर्मली हम बोल देते हैं कि हम फुट में नापते हैं। कई बार इंचेस में नापते हैं या सेंटीमीटर्स में नापते हैं या मीटर्स में नापते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम में जो लेंथ है वो तो फुट में नापी जाती थी, जो मास है वो पाउंड में नापा जाता था, और टाइम नापा जाता था सेकंड में। तो ये एफपीएस सिस्टम ये ज्यादातर कहाँ यूज करा जाता है, ये ब्रिटिश में यूज करा जाता है। अगर आप लंदन में लंदन में जाकर अगर आप कोई सामान खरीदेंगे, फ्रूट्स खरीदेंगे, वेजिटेबल्स खरीदेंगे, तो वहां पर किलोग्राम वाला सिस्टम नहीं चलता, वहां पर पाउंड वाला सिस्टम चलता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एफपीएस सिस्टम। जैसे पहला था सीजीएस सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। तो यहाँ पर होगा लेंथ मेजर करने के लिए फुट, मास मेजर करने के लिए पाउंड और टाइम मेजर करने के लिए सेकंड। ये हो गया एफपीएस सिस्टम। उसके बाद थर्ड सिस्टम नोट करेंगे। सेकंड ये हो गया। थर्ड सिस्टम नोट करेंगे। थर्ड है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे
It is also a French system based on. It is also a It is also a French system based on meter, kilogram, and second. Based on meter, comma, kilogram, meter, kilogram, and second as the fundamental units of length, mass, and time, respectively. Length, mass, and time, respectively. तो ये वाला भी जो है, ये वाला भी एक फ्रेंच सिस्टम है. इस वाले सिस्टम में क्या होता है कि लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में. आपको समझ में आ गया होगा ना, इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, नाम से ही क्लियर है. एमकेएस. हाँ जी सर. हाँ जी. उसके बाद अगला नोट करेंगे. अगला है हमारे पास, अगला है एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम को लिखिएगा. ये है, इसको बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल system of international system of units. International system of units. It is a modernized and extended form. It is a modernized and extended form of it is called the international system of units. It is a modernized and extended form of CGS and MKS systems. CGS and MKS systems. CGS and MKS systems. ये इसकी मॉडर्नाइज्ड फॉर्म है. अब देखिएगा कि क्या है कि जैसे FPS सिस्टम है, तो FPS सिस्टम सिर्फ फुट, पाउंड एंड सेकंड, मतलब लेंथ, मास और टाइम की बात करता था. मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या तीन ही फंडामेंटल यूनिट होती है? क्या नहीं होती ना, 7 होती है. ठीक, तो बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला. ऐसे ही एमकेएस है. एमकेएस ने भी किसकी बात करी? मीटर, किलोग्राम और सेकंड. तो यानी कि ये भी लेंथ, मास और टाइम की बात कर रहा है, बाकी की बात नहीं कर रहा है. तो जो हमारा जो सिस्टम इंटरनेशनल जो आया ना, यूनिट सिस्टम, तो इस वाले सिस्टम में क्या हुआ कि इसने बात करी सारे के सारे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है सबके बारे में. ठीक है, तो सबकी यूनिट्स किस तरीके से डिफाइन करी गई, यहाँ पर देखिएगा. एक टेबल है एसआई यूनिट्स की, वो देखिए. बेसिक एसआई क्वांटिटीज एंड यूनिट्स. मैं इधर लिखा हूँ. सर ये बुक में गिवन है या बनानी पड़ेगी? बना लीजिए थोड़ा सा. बेसिक एसआई क्वांटिटीज एंड यूनिट्स.
बेसिक एसआई क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ये टेबल है, बना लीजिए। इसमें है लेंथ मास टाइम, लेंथ फिर मास फिर टाइम, लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, quantity of matter, luminous intensity or quantity of matter। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। ठीक है, अब इनके लिए जो यूनिट है इनकी वो देखिएगा। यूनिट क्या होगी, लेंथ की होती है बेटा मीटर, एसआई यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, केल्विन, करंट की एम्पियर, एम्पियर्स, लुमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर इसकी होती है बेटा मोल। और इनके सिंबल क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। सिंबल दिखाई दे रहा है, SYMBOL सिंबल। मीटर को क्या लिखेंगे, सिंपली एम, किलोग्राम को केजी, सेकंड को एस, केल्विन को कैपिटल के, एम्पियर को कैपिटल ए, कैंडेला को कैपिटल सी स्मॉल डी, और मोल को स्मॉल का MOL, स्मॉल में MOL। सभी को समझ में आ गए। ये ऐसा यूनिट्स जो है ये टोटल 7 है। यस सर। है ना, चलिए जी, इतना करने के बाद में फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ये है कि कभी भी हमको कोई भी लेंथ अगर मेजर करनी है तो लेंथ मेजर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप ये देखिएगा कि अगर मान लो मुझे एक काम करना है, मान लो कोई बहुत बड़ा टावर है, या मान लो मेरी सोसाइटी की बिल्डिंग है। अगर मुझे बिल्डिंग की लेंथ मेजर करनी है, बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, मैं हाइट कैसे मेजर करूंगा? कोई तरीका बताओगे हाइट मेजर करने का जो आपके दिमाग में आता हो? हाँ जी, सर ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो चलिए, तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस सीखा था वो क्या है कि वो एक एप्लीकेशन हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन की हेल्प से मैं हाइट बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो हम क्या करेंगे, वो जो एक मेजरिंग टेप होती है ना, जिसको आप इंची टेप बोल देते हैं, वो मेजरिंग टेप लेकर एक आदमी को बोलेंगे कि बेटा तू तो बिल्डिंग की छत पर पहुंचा, तू इसको लेकर वहां पर खड़ा है और मैं नीचे तक इसको टाइटली होल्ड करके मैं देखता हूँ कि कितनी लंबाई हो गई बिल्डिंग की। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि बिल्डिंग अगर मान लीजिए 200 मीटर लंबी है या 100 मीटर उसकी हाइट है बिल्डिंग की, तो मुझे 100 मीटर लंबा टेप चाहिए होगा। ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और एक बंदा ऊपर जाएगा, दूसरा बंदा नीचे खड़ा होगा, तो आप ये देखिए छोटी छोटी लेंथ्स और छोटी छोटी हाइट्स तो मैं मेजर कर सकता हूँ, वो तो बहुत आसान है। लेकिन जहाँ हाइट्स बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, चलो एक बार को हमने सोच लिया कि चलिए फीजिबल तो नहीं है, लेकिन हमने सोच लिया कि मुझे नहीं करना ये ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन वगैरह, एंगल एंगल के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा।
मैं तो ऊपर एक बंदे को भेजूंगा और नीचे खुद खड़ा हूँ और मैं तो नाप लूंगा उसको, ठीक है। चलिए ये तो आपने एक बार को काम कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा माउंटेन है, माउंटेन की आपको हाइट मेजर करनी है, तो वो कैसे करेंगे? माउंटेन का तो आपको ये भी नहीं पता कि बेस कहाँ पर है, ठीक है। ऊपर जो उसका माउंटेन का टिप है वो तो चलो मान लिया कि थोड़ा सा पॉइंटेड है, थोड़ा सा हमने सोच लिया कि चलो यहाँ तक इसका टिप है, मैं यहाँ से मेजर कर लूंगा, लेकिन जो स्ट्रेट लेंथ है माउंटेन की वो तो हम मेजर नहीं कर सकते ना, क्योंकि माउंटेन ऊपर से थोड़ा सा पॉइंटेड होता है और नीचे से धीरे 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 फैलता चला जाता है, और कहाँ तक फैल रहा होता है वो हमें नहीं पता। तो माउंटेन की लेंथ में हाइट मेजर करने के लिए, बिल्डिंग की हाइट मेजर करने के लिए, किसी टावर की हाइट मेजर करने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करने पड़ते हैं। तो वो इनडायरेक्ट मेथड्स किस तरह से यूज करेंगे, देखिएगा। आप लिखेंगे सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड, देखिए ये भी हमारा ये चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अभी तक तो मैं यूनिट्स की बात कर रहा था, अब मैं मेजरमेंट की बात करूंगा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स, इसमें क्या करेंगे? सर हाँ जी बोलिए। सर पर कुछ एक फॉर्मूलेस भी थे, जैसे कि जो बेस के एंगल्स होते हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे तो अगर उनका सम 180 की डिग्री इक्वल आएगा तो उसकी हाइट आ सकती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट वेट सर हमने करिए। हाँ बताइए बताइए। सर रेडियन और स्टेरेडियन दो और यूनिट्स होती हैं। वो जो है वो जो यूनिट्स है ना, वो यूनिट किसकी हो गई? वो जैसे डिग्री है तो डिग्री की यूनिट रेडियन होती है और स्टीरेडियन होती है। वो अभी मैं डिग्रीज पर आऊंगा, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अभी तक मैंने यूनिट्स देखी है सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज की देखी है, मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि डिग्री जो है, जो एंगल है, वो एंगल किस पर डिपेंड करता है? एंगल डिपेंड करता है लेंथ पर, कि कितनी हाइट और कितना बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो हम निकालते हैं tan थीटा, तो वहां से एंगल कैलकुलेट किया जाता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। और वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। मैं आता हूँ अभी ऊपर, बस एक मिनट वेट करिए आप। As the length may be defined as the distance, length may be defined as the distance of separation between 2 points, distance of separation between between 2 points in space. Length can be defined as the distance of separation between 2 points in space. It can be measured directly. It can be measured directly by using first meter scale, second है VERNIER CALLIPERS वर्नियर कैलिपर्स, और थर्ड है स्क्रू गेज, GAUGE, कुछ लोग इसको गॉज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वो दो अलग अलग एक्सेंट हो गए, अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट। आप स्क्रू गेज बोल सकते हो, स्क्रू गॉज बोल सकते हो, एक ही बात है। अब आप ये देखिए मीटर स्केल जो है, मीटर स्केल तो बेटा ऐसा होता है, आपने देखा होगा जैसे कि एक स्केल है,
उस पर ऐसे पार्टीशंस बने रहते हैं। इस तरीके से पार्टीशन बने रहते हैं। ये तो हमारा हो गया मीटर स्केल। ठीक है, मीटर स्केल हो गया जनरली थोड़ी सी लंबी लेंथ मेजर करने के लिए। उसके बाद जब भी आपके स्कूल खुलेंगे आप ये देख लोगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है, वर्नियर कैलिपर थोड़ी छोटी लेंथ मेजर करने के लिए होता है। छोटी लेंथ मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंचेस एंड सेंटीमीटर ओनली। तो उससे बड़ा अगर मतलब मीटर की बात करेंगे तो मीटर के लिए तो पर्टिकुलरली मीटर स्केल हो ही गया। तो छोटी लेंस मेजर करने के लिए इट लुक्स लाइक अ गन, कुछ कुछ ऐसा होता है ये। ये ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास मान लीजिए कोई भी चीज है उसकी मेरे को बिल्ट मेजर करनी है, तो उसको मुझे यहाँ पर फिक्स करना होता है इनके बीच में। और यहाँ पर एक स्क्रू लगा रहता है और एक स्क्रू यहाँ पर लगा रहता है, उससे हम टाइट कर देते हैं उसको बीच में। तो ये वर्नियर कैलिपर इस तरीके का होता है। और जो स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज ऐसा होता है। इसमें किसी भी चीज को यहाँ बीच में फिक्स करके उसकी विड्थ मेजर करी जाती है स्क्रू गेज में। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज इसका ना प्रैक्टिकल होगा। तो महीना डेढ़ महीना बाद जब भी थोड़ा सब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी, तो जब आपको स्कूल में बुलाएंगे तो ये प्रैक्टिकल जरूर कराएंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स होते हैं। और जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज से हम किसी भी वायर की विड्थ मेजर करते हैं कि वायर कितनी मोटी है, वो मेजर करा जाता है। वर्नियर कैलिपर से क्या है, छोटे छोटे डिस्टेंसेस इंचेस और सेंटीमीटर वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं वो मेजर करे जाते हैं। और लंबे डिस्टेंसेस वो मीटर स्केल से मेजर करे जाते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। भाई 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, बस उससे ज्यादा के जो डिस्टेंसेस हैं वो फिर इनडायरेक्ट मेथड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड मैंने बताया, तो डायरेक्ट मेथड में मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज आ गया। उसके बाद अगला आप नोट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अगला नोट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स indirect methods or indirect methods for measuring large distances. Indirect methods for measuring large distances. तो लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। क्या क्या है? दो तरीके के मेथड होंगे बेटा। पहला मेथड नोट करेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। देयर आर टू मेथड्स फर्स्ट है triangulation method for the height of an accessible object. Triangulation method for the height of an accessible object. एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग ना एक्सेसिबल है कि मैं बिल्डिंग के टॉप तक या बिल्डिंग की छत तक मैं जा सकता हूँ।
अगर मान लीजिए कोई पोल है तो मैं पोल के टॉप तक चलिए लैडर वगैरह लगाकर हम जा सकते हैं, मतलब वो एक्सेसिबल है आसानी से, या चलिए थोड़ी बहुत तकलीफ से हम वहां पर फटाफट 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट में वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो मैं अगला करूंगा वो करूंगा इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। इनएक्सेसिबल का मतलब जिस पर आसानी से जिस तक नहीं पहुंचा जा सकता, जैसे कि माउंटेन हो गया, जैसे कि एक ट्री का टॉप हो गया, तो ट्री के टॉप तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, माउंटेन के टॉप तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जाया तो जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट पाथ नहीं है। कोई ट्री में भी आप कैसे उसके पत्तों वगैरह के बीच में से, जो स्टेम्स है उसके बीच में से निकलकर कैसे जाएंगे। तो जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पर आप स्टेयर्स से या लिफ्ट की हेल्प से पहुंच जाएंगे। कोई टॉवर है तो टॉवर पर भी आप, स्ट्रेट होता है ना टॉवर, सीधा होता है, तो वहां पर भी आप कोई सीधा लैडर लगाकर आप पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड। ठीक है। अब जरा देखिएगा क्या करते हैं इसमें हम। ट्रायंगुलेशन मेथड में है, मैं ये सारा मिटा दूं, नोट कर लिया हो तो। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो इधर का ये सारा मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पर आप 2-3 पॉइंट्स में लिखूंगा। पहला पॉइंट लिखेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द ट्री और द टॉवर। लेट ए बी is equal to h be the height of the tree or tower to be measured. Let AB is equal to h be the height of the tree or tower to be measured. Full stop. Let C be the point of observation. अगला point. Let capital C be the point of. Let capital C be the point of observation. Let capital C be the point of observation at distance x at distance x at distance x from capital B, from at distance x from capital B। ये हो गया। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे, प्लेस द सेक्सटेंट। अभी बताता हूँ सेक्सटेंट क्या होता है। प्लेस द sextant at capital C and measure the angle of elevation। ठीक है। मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए जो छोटे छोटे एंगल्स हैं, छोटे छोटे एंगल्स को मेजर करने के लिए मैं प्रोट्रैक्टर का यूज करता हूँ, जो आप लोग जानते ही हैं। तो और लेकिन जो बड़े बड़े एंगल्स हैं ना, जो रियल टाइम एंगल्स हैं, जैसे मान लीजिए मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ और जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिकेट कोच है और वो क्रिकेट कोच क्रिकेट की कोचिंग दे रहा है, तो वो आपको ये बताएगा कि अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस तक बॉल को आपको हिट करना है तो आप 45 डिग्री के एंगल पर बॉल को पहुंचाइए। तो अगर वो आपको दिखाएगा कि एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो वो एक सेक्सटेंट लेकर आएगा। सेक्सटेंट एक थोड़ा सा बड़ा डिवाइस होता है। उस बड़े डिवाइस पर ये दिखा सकते हैं कि ये आपका ग्राउंड का लेवल है, और ग्राउंड के लेवल से आप इसको इतना उठाएंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है ना। तो सेक्सटेंट एक डिवाइस होती है जो बड़े बड़े एंगल्स मेजर करने के काम आती है। तो अब एक ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पर ऐसे।
ये हो गया ए, ये हो गया बी, 90 डिग्री एंगल हो गया। हम मानकर चल रहे हैं कि टॉवर जो है वो टेढ़ा नहीं है, टॉवर जो है वो सीधा है, टॉवर टेढ़ा होता तो नहीं है। ठीक, तो हम सीधे टॉवर की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस हैं, कुछ टॉवर टेढ़े भी होते हैं, हम सीधे टॉवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन सा पिकासा, कौन सा टॉवर, एक टॉवर है जो टेढ़ा है। ठीक, तो ये भी हो गया, इसकी हाइट को मैंने मान लिया h, और ये है पॉइंट सी। पॉइंट सी मतलब दूर एक पॉइंट है जहां से खड़ा होगा मैं, इस मेरे को ये पूरा टॉवर ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देता है, तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट सी पर मैंने सेक्सटेंट को फिक्स करा, और सेक्सटेंट को इस तरह से एडजस्ट करा कि उसका नीचे वाला लीवर, मतलब सेक्सटेंट ना बेटा इस तरीके का होता है ऐसा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा कि हमने जो इसका नीचे वाला लीवर, ये नीचे वाला लीवर है, ये फिक्स होता है, और ये वाला लीवर जो है ये इस तरीके से मूवेबल होता है। तो हमने क्या करा कि नीचे वाला लीवर है उसको तो सीबी के अलाउंग पैरेलली हमने उसको एडजस्ट कर दिया, और दूसरा जो लीवर है उसको कुछ ऐसा करा कि वहां पर रखकर देखने से मुझे टॉवर का टिप दिखाई देता है, टॉवर का टॉप दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेक्सटेंट रखा, और सेक्सटेंट रखने पर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मिलता है थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मिलता है थीटा। और जो डिस्टेंस है, ये वही 10th वाला कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, कि ये जो बीसी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, हाइट h, हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, हम ये कहेंगे एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC मेरे पास x है, और h मेरे को कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, tan थीटा वाले रिलेशन में। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब tan थीटा और AB कितना है, h, और ये जो BC है ये तो ग्राउंड पर लेंथ है ना, ग्राउंड पर जो लेंथ है, तो ये ग्राउंड वाली लेंथ तो मैं आसानी से मेजर कर सकता हूँ। तो ये x जो है इट इज मेजरेबल, ये मैं मेजर कर सकता हूँ। तो ये हो गया x, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू x tan थीटा। इस तरीके से एक टॉवर की हाइट कैलकुलेट करी जा सकती है, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री का और एंगल्स को मेजर करने की नॉलेज है तो। बताइए जी, क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. बताइए, अंश, अनुभव, अंशित, आस्था, Yes, sir. दिवस, लक्ष्य, क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये तो हो गया एक एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक ट्री हो गया, और जैसे कि एक छोटा सा बिल्डिंग होगी, या कोई टावर हो गया, उसके लिए। उसके बाद है ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट लाइक अ माउंटेन। ठीक, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट मेथड था, और सेकंड मेथड ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन for the height of an inaccessible object. इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट यानी कि बहुत लंबा कोई ऑब्जेक्ट है, उसको किस तरीके से करेंगे।
यहाँ पर लिखेंगे लेट AB इज इक्वल टू H बी द हाइट ऑफ अ माउंटेन टू बी मेजर्ड। पहला पॉइंट, लेट AB is equal to H be the height of a mountain to be measured. AB is equal to H be the height of a mountain to be measured. Full stop. Second point, by using a sextant, we first measure the angle of elevation. We first measure the angle of elevation of its peak. पीक मतलब उसके माउंटेन के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हम मेजर कर लेते हैं। By using a sextant, we first measure the angle of elevation of its peak from a point C on the ground. From a point C on the ground. Full stop. Let it be theta 1. Let it be theta 1. ठीक है, अब इसे कितना लिखते हैं, उसके बाद एक डायग्राम बना देते हैं। इसमें देखिएगा डायग्राम क्या है। ये एबी एक माउंटेन है। अब ऐसे कैसे माउंटेन, नहीं समझ में आ रहा। माउंटेन तो कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब ग्राउंड का लेवल यहाँ पर दिखाई देता है ऐसे नीचे, ठीक है। ग्राउंड का लेवल इस तरीके से दिखाई देगा, माउंटेन ऐसे है, तो माउंटेन की एग्जैक्ट हाइट तो बतानी मुश्किल है। अगर हाइट की हम बात करते हैं तो हाइट तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो चलो इसका टॉप तो मैंने मान लिया। ये जो बॉटम बी है, इस बॉटम बी तक पहुंचने के लिए तो मुझे ये वाला पूरा पोर्शन, ये इतना 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 पोर्शन, इस पूरे पोर्शन की खुदाई करके, मुझे यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। और पता चला कि पहाड़ के बेस को आपने खोद दिया तो पूरा पहाड़ ही आपके ऊपर गिर गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसको इनएक्सेसिबल इसीलिए कहा जाता है कि अगर मैं पहाड़ की हाइट निकालूंगा तो पहाड़ की हाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ मेजर कर दो, ये कोई उसकी हाइट नहीं है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा लंबा ही आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब आप देखिएगा, इसलिए इसको बोला जाता है इनएक्सेसिबल, नहीं पहुंचा जा सकता, यहाँ पर आराम से कैलकुलेट डायरेक्ट मेथड से नहीं करा जा सकता। अब क्या करेंगे, हमने क्या करा कि चलिए मान लीजिए कि ये पहाड़ है ए बी और ये ग्राउंड है। मैंने इस पॉइंट पर सेक्सटेंट को रखा और एंगल मेजर करा, वो एंगल आ गया बेटा थीटा 1। इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट को सी मान लिया और ये जो बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया एक्स। ये डिस्टेंस है एक्स। जो पहाड़ है उसकी हाइट है एच, ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये जो एक्स डिस्टेंस है यहाँ तक, ऐसे तो मैं पहुंच ही नहीं सकता, मैं पहाड़ के बेस तक नहीं पहुंच सकता। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताइए, लक्ष्य, अंशित, आस्था, दिवस, यस सर। समझ रहे हैं? ये हो गया, तो मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं एक्स को मेजर ही नहीं कर सकता। जैसे इस केस में एक्स कैन बी इजीली मेजर्ड, उसको मैं मेजर कर सकता था, यहाँ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करें, सेक्सटेंट को उठाओ और उठाकर थोड़ी दूर एक और पोजीशन पर ले जाओ। इस पोजीशन को मैंने बोल दिया बेटा डी।
और डी से पहाड़ के पीक को देखो, आप टॉप को देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हो गया θ2, इसको मैंने बोल दिया डी, ठीक है। तो ये θ2 हो गया। अब ये जो सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया स्मॉल डी, ये स्मॉल डी, इसको मैंने स्मॉल डी मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज मैंने लिखी है, मेंशन करी है यहाँ पर डायग्राम में, इस चीज को मैं आगे मेंशन कर रहा हूँ, एक पॉइंट लिखिएगा। सर हाँ जी बोलो। सर आपने ए बी अज्यूम करा? नहीं, ए बी मैंने अज्यूम नहीं करा है, ए बी जो है वो पहाड़ की हाइट है। हाँ ये अज्यूम्ड है, ये अज्यूम है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, समझ गए। अब ये जो x है, x मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, हाँ लेकिन ये जो d है ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, दो पॉइंट्स के बीच का ग्राउंड का डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ, लेकिन माउंटेन के बेस से और किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना इम्पॉसिबल है। चलिए अब ये दो पॉइंट्स लिखे थे, तीसरा सर point मतलब ये बीडी ग्राउंड लेवल है? दोबारा बोलो। सर मतलब ये जो बीडी है ये ग्राउंड लेवल है? हाँ ये BD जो है ये ग्राउंड लेवल है। और एच उससे लाइक नीचे भी आ रहा होगा? हाँ H नहीं नहीं नीचे नहीं आ रहा होगा, हम ये कहेंगे कि ग्राउंड तक आ रहा होगा, ये पहाड़ ग्राउंड तक आ रहा होगा, ठीक है। ग्राउंड से नीचे जाने की जरूरत नहीं है, H यहीं तक होगा, नहीं समझे। ओके सर, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक माउंटेन है इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। तो अब आप ये देखो कि ये पॉइंट सी है यहाँ पर, और ये माउंटेन है, माउंटेन का टॉप हो गया ए और बॉटम हो गया बी। तो माउंटेन की यहाँ से खुदाई करके मिट्टी की और मैं बी तक नहीं पहुंच पाऊंगा, समझ रहे हो। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक ग्राउंड जो है वो ऐसे स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये हमारा हाइट है ए बी, माउंटेन की हाइट, इसको मैंने मान लिया h। अब यहाँ B से लेकर C तक वाली जो लेंथ है ये मैंने अज्यूम कर ली बेटा x, क्योंकि मैं इसको ऐसे यहाँ से हटाकर इसकी मिट्टी को खोदकर मैं डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, समझ रहे हो मेरी बात। तो यस इसलिए सर। ये टेढ़ा मेढ़ा माउंटेन ना दिखाकर मैंने एक स्ट्रेट लाइन दिखा दी माउंटेन के नाम पर कि एक स्ट्रेट लाइन है, समझ गए। यस सर। नोइंग द फैक्ट दैट कि मैं C से लेकर B तक की लेंथ मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि माउंटेन जो है वो बड़ा फैला हुआ होता है बेस में। तो मैंने यहां से लेकर यहां तक मैंने माना कि ग्राउंड एक पॉइंट है सी से लेकर माउंटेन के बेस तक की लेंथ x है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, सेक्सटेंट को आगे मूव करके पॉइंट डी पर पहुंचाया। सी और डी के बीच की जो लेंथ है डी, ये मैं मेजर कर सकता हूँ, ये तो आप समझ रहे हो ना कि सी और यस डी के बीच की लेंथ में मेजर कर सकता हूँ, सी और डी के बीच की लेंथ में मेजर नहीं कर सकता। बेटा सभी बच्चे समझ रहे हैं ये? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलिए जी। अब मैं इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखवाने वाला था, वो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, move the sextant to another position capital D, move the sextant to another move the sextant to another position capital D such that CD is equal to small d, bracket में लिख रहा हूँ, which can be measured, which can be measured। अब आप में से कुछ बच्चे समझ गए होंगे कैसे करना है, देखिएगा। मेरे पास वही जैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस में करते थे, मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए, एक ट्रायंगल आ गया ABC, एक ट्रायंगल आ गया ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की अगर बात करें तो cot
निकालता हूँ मैं, tan नहीं निकाल रहा हूँ मैं, इसमें cot निकाल रहा हूँ जानबूझकर, बताता हूँ अभी क्यों। हम करेंगे cot थीटा 1 क्या हो जाएगा, x अपॉन h, बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा होता है ना, cot थीटा 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो cot थीटा 1 इज इक्वल टू BC कितना है x और AB कितना है h, तो x अपॉन h। यहां से आप क्या करो, यहां से मेरे पास cot थीटा 1 की वैल्यू आ गई, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करो, नाउ इन ट्राइंगल एबीडी, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, नाउ इन ट्राइंगल एबीडी यहां पर निकालो cot थीटा 2। cot थीटा 2 क्या हो जाएगा, BD अपॉन AB। समझ रहे हैं बेटा सभी बच्चे? यस सर। चलिए cot थीटा 2 इज इक्वल टू BD कितना हो गया, x प्लस स्मॉल d अपॉन AB कितना है h। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप क्या करो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ 2 मिनट में समझेंगे आप। cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 ये क्या हो गया, x प्लस d अपॉन h माइनस x अपॉन h। अब इधर आ जाइए, अब ये सब्ट्रैक्शन बड़ा आसान है, कैसे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 हो गया, और मेरे पास एंगल थीटा 1 और थीटा 2 मैं जानता हूं, तो उसका cot तो मैं निकाल दूंगा, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 ये हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो x प्लस d माइनस x इज इक्वल टू x प्लस d माइनस x अपॉन h। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इज इक्वल टू d अपॉन h। पता है ये मैंने सब्ट्रैक्ट करा क्यों, ये आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। ये हमने सब्ट्रैक्ट इस वजह से करा है ताकि मेरे पास x से x कैंसिल आउट हो जाए। क्यों, क्योंकि ये जो x है ना, ये एक एज्यूम्ड डिस्टेंस है, ये मैंने एज्यूम करा है, x मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं माउंटेन के बेस से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकता। हाँ, ये जो CD डिस्टेंस है स्मॉल d, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये देख लिया था कि x प्लस d अपॉन h है और ये x अपॉन h है, तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल आउट होकर d अपॉन h आ जाएगा। आगे की कहानी ये है कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, माउंटेन की हाइट यानी कि h, तो h को इधर ले आओ, cot थीटा 2 माइनस थीटा 1 को इधर ले आओ, h इज इक्वल टू d अपॉन cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। देखिएगा, दिस इज हाउ height of a mountain can be measured. This is how height of a mountain can be measured. बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी बताइए। सर मेरे को बाकी सब तो समझ में आ गया, लेकिन हमारा cot थीटा 1 कैलकुलेट कैसे होगा? cot मतलब थीटा 1 कैलकुलेट कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि एक मिनट रुकिए। देखिए मैथ्स में तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिजिक्स में जरूरत पड़ सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका एग्जाम किस तरीके का आएगा। बेटा ये ना एक टेबल है जो आप लोग 11th क्लास में देखेंगे, लॉगरिथमिक एंड मैथमेटिकल टेबल। इसमें क्या है कि जो हमने देखा था ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उनके अलावा भी अगर आप कोई भी वैल्यू निकालना चाहें तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है इधर नेचुरल साइंस, और ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू ये होती है, 1 डिग्री की वैल्यू ये होती है, 2 डिग्री की वैल्यू ये होती है। यहां से चलते 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 यहां तक आप आ जाइए तो साइन 44 डिग्री तक की वैल्यू, जैसे साइन दे रखा है ऐसे ही अगले पेज पर कोसाइन दे रखा है।
नेचुरल कोसाइंस, ठीक है। ऐसे ही नेचुरल टेंजेंट्स ये दे रखा है, ऐसे ही नेचुरल कोटेंजेंट्स, ठीक है। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, नेचुरल कोटेंजेंट्स। कोटेंजेंट्स जो है ये कॉट की फुल फॉर्म है, कोटेंजेंट को ही शॉर्ट में कॉट बोलते हैं। तो फिजिक्स में इट ऑल डिपेंड्स कि आपके टीचर आपको मुश्किल एंगल भी दे सकते हैं, आसान एंगल भी दे सकते हैं। मुश्किल एंगल देंगे तो आपको एग्जाम में ये टेबल प्रोवाइड करी जाएगी कि इस टेबल में से आप एंगल देखकर वैल्यू लिख दीजिए, समझ गए। सर अगर कोई कंपटीशन वाला एग्जाम होगा क्या उसमें भी हमें टेबल कंपटीशन दी वाले जाएगी? एग्जाम में ना टेबल नहीं मिलती, कंपटीशन वाले एग्जाम में वो पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू बता देते हैं, आपको क्वेश्चन में ही आ जाती है, ओके सर। ठीक है ना। तो उसकी टेंशन मत लो, वो एंगल्स आपको बता देंगे। मतलब मुश्किल चीज ऐसी नहीं है कि वो आपको ऐसा छोड़ दें कि आप अपने आप याद करो, ये याद नहीं करी जा सकती, ठीक है। यस सर। चलिए जी, तो फिर आज इतना ही करते हैं। बाकी जो है और बड़े डिस्टेंसेस जो हैं, जैसे मान लीजिए किसी प्लेनेट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मून तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए मेथड ऑफ पैरालैक्स होता है, वो नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। ओके ओके सर। सर। थैंक यू सर। चलिए जी, नमस्ते सर।